हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गुनाकर मूले द्वारा लिखित धूमकेतु निबंध को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हिंदी साहित्य में गुनाकर मूले का नाम जो है वह शोधपरक और वैज्ञानिक निबंध लिखने में लिया जाता है। इन्होंने विज्ञान को साहित्य से जोड़ा। विज्ञान को साहित्य से जोड़ना मतलब तथ्य को कल्पना के संसार से जोड़ने के समान है और यह काम किया है गुनाकर मूले ने। इनके निबंध जो होते हैं वो पाठक को विज्ञान की तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके निबंध जो है वैज्ञानिक निबंध हैं, शोधपरक निबंध हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ धूमकेतु निबंध। मैं आप लोगों को बता दूं कि धूमकेतु निबंध को मैंने प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की सोची है। हमेशा की तरह मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत करूंगी, साथ ही साथ उत्तर बतलाऊंगी। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके माध्यम से मैं कहानी के सारांश को समझाना चाहती हूँ। यानी कहानी के सारांश को ही आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। लेखक ने धूमकेतु निबंध में क्या कहा है, क्या बतलाया है। इससे क्या होगा कि मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है उसके उत्तर की चर्चा की है, वो आपके प्रश्न उत्तर में तो काम आएगा ही, इसके साथ ही साथ आप पूरे पाठ को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का यह पाठ यानी धूमकेतु को मैंने 2 भागों में पढ़ाने की सोची है। भाग 1 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की चर्चा होगी और भाग 2 के अंतर्गत भी अन्य कुछ प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। तो वे प्रश्न क्या क्या हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, धूमकेतु भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से प्रश्न पढ़ेंगे। धूमकेतु गुनाकर मूले भाग 1। प्रमुख प्रश्न क्या है? धूमकेतु क्या है? धूमकेतु के अन्य नाम कौन कौन से हैं या क्या क्या है, यानी धूमकेतु को हम लोग अन्य किस नाम से पुकारते हैं। दूसरा है धूमकेतु शब्द की प्राचीनता के क्या प्रमाण हैं। तीसरा है धूमकेतु से अन्य देश के लोग भी क्यों डरते, यानी भारत में तो लोग डरते ही थे, अन्य देश के लोग भी क्यों डरते थे। चौथा है तीखे ब्राहे कौन थे, उसने क्या सिद्ध किया। पांचवा है एडमंड हेली कौन थे, उन्होंने धूमकेतुओं के विषय में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया है उसे अपने शब्दों में लिखें। भाग 2 के अंतर्गत भी मैं जिन प्रश्नों की चर्चा करूंगी उस पर भी एक नज़र डालते हैं। धूमकेतु गुनाकर मूले भाग 2। 6 नंबर प्रश्न होगा, धूमकेतु को कितने भाग होते हैं वर्णन करो। 7 नंबर प्रश्न, धूमकेतु किस नियम के अपवाद है। 8वां, कैसे या किस प्रकार धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। 9 नंबर, विखंडित धूमकेतु आकाश में किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। 10, धूमकेतुओं से डरने की बात क्यों नहीं है। 11, बीहे क्या है। 12, ज्योतिर्यान के बारे में लिखो। 13, धूमकेतुओं के बारे में हमारी नई जानकारी क्या है। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं हम लोग कितने प्रश्न को पढ़ रहे हैं, 13। यानी 13 प्रश्न के उत्तर की चर्चा जो है धूमकेतु निबंध के 2 भाग में की जाएगी। तो आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। देखिए, धूमकेतु गुनाकर मूले भाग 1। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु के अन्य नाम कौन कौन से हैं और क्या हैं। अथवा यानी या धूमकेतु शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हैं। आकाश में जो दृश्य धुएं की पताका सा दिखाई देता है, यानी आकाश में जो दृश्य, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो पताका यानी झंडे की तरह होता है, उसे धूमकेतु नाम दिया गया है। धूमकेतु 2 शब्द से बना है, धूम और केतु। ये तो आप देख ही रहे हैं। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पताका। यानी
तब धूमकेतु का क्या अर्थ हो गया? धुएं का पताका। धूमकेतु का जो है एक अन्य नाम क्या है? वह है पुच्छल तारा। यानी धूमकेतु को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वह नाम क्या है? पुच्छल तारा। और पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। और यह शब्द यूनानी भाषा के कोमते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। यह है धूमकेतु शब्द की उत्पत्ति। धूमकेतु को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। और धूमकेतु क्या है? दूसरा देखिए, धूमकेतु शब्द की प्राचीनता के क्या प्रमाण हैं? धूमकेतु शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। हम सभी जानते हैं वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर किस वेद की उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद का। वहाँ धूमकेतु के साथ उल्का शब्द भी आया है। यानी वहाँ पर धूमकेतु के साथ हम लोग एक और शब्द को भी देखते हैं, वह है उल्का। उल्का नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। आसमान से जब तारा टूटकर गिरता है उसे ही उल्का कहते हैं। महाभारत में भी धूमकेतु का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया है कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। यानी महाभारत में भी धूमकेतु का उल्लेख मिलता है। 6ठी सदी में हमारे देश में एक बड़े ज्योतिष हुए बराहमिहिर। इन्होंने अपने ग्रंथ बृहद संहिता के केतुचार अध्याय में विनाशक धूमकेतुओं की जानकारी दी है। साथ ही धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों का जिक्र किया है। यानी हमारे देश में 6ठी शताब्दी के एक बहुत बड़े ज्योतिष का नाम क्या है? बराहमिहिर। उसकी प्रमुख ग्रंथ क्या है? बृहद संहिता। इसे आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु से अन्य देश के लोग क्यों डरते थे? धूमकेतुओं से दूसरे देश के लोग भी बेहद डरते थे। यूरोप के आकाश में सन 1528 ईस्वी में एक धूमकेतु प्रकट हुआ था। इसके बारे में जानकारी हमें आम्रोई पेरी की पुस्तक आकाश के राक्षस, इसे आपको हमेशा याद कर लेना है। आम्रोई पेरी की पुस्तक का नाम है आकाश के राक्षस, जिसमें क्या लिखा गया था कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। अगला प्रश्न है, तीखे ब्राहे कौन थे? उसने क्या सिद्ध किया? उत्तर है, तीखे ब्राहे यूरोप के महान ज्योतिषी थे। उन्होंने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। यानी धूमकेतु पृथ्वी से बहुत नज़दीक नहीं है, ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है, यानी चंद्रमा से भी अधिक दूर है। इस बात को सबसे पहले सिद्ध किया किसने? तीखे ब्राहे ने, जो यूरोप के एक महान ज्योतिषी थे। अगला प्रश्न देखिए, एडमंड हेली कौन थे? उन्होंने धूमकेतुओं के विषय में अपने अध्ययन में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडमंड हेली जो थे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इसके साथ ही साथ सर आइजक न्यूटन के मित्र थे। हम लोग आइजक न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को संसार को दिया। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रकाशन में जो है हेली का बहुत बड़ा हाथ था। हेली ने धूमकेतुओं के बारे में अनेक जानकारियां दी हैं। उन्होंने धूमकेतु का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रहों की तरह जो है धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, आप लोगों ने भूगोल में क्या पढ़ा है? एक सौर मंडल, सौर परिवार, जहाँ सूर्य का परिवार, सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो हेली ने जो है इसी बात को बतलाया कि धूमकेतु भी जो है अन्य ग्रह की तरह हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है और वह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह ही परिक्रमा करता है। देखिए, एक प्रश्न है, देखिए, खगोलविद। खगोलविद शब्द का उल्लेख हुआ है कि एडमंड हेली जो खगोलविद हैं। तो खगोलविद का क्या अर्थ होता है? देखिए, अंतरिक्ष के ग्रहों उपग्रहों के अध्ययन करने वालों को खगोलविद कहा जाता है। यानी एडमंड हेली कौन थे? ग्रहों उपग्रहों की जो है अध्ययन करते थे। यानी ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन करने के कारण ही एडमंड हेली को खगोलविद कहा गया है। देखिए, हेली ने पुरानी जानकारी का अध्ययन करके जाना कि सन 1531 और 1607 में धूमकेतु दिखाई दिया था। यानी एडमंड हेली ने अध्ययन किया धूमकेतुओं का और यह निष्कर्ष दिया कि सन 1531 और 1607 में धूमकेतु
दिखाई दिया था। उन्होंने स्वयं 1682 ईस्वी में धूमकेतु को देखा था। तो हेली ने यह सोचा कि जिस प्रकार आकाश के अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक उसी तरह धूमकेतु भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है एक निश्चित समय में। अतः 1531, 1607 और 1682 ईस्वी में जो दिखाई दिए धूमकेतु पर विचार किया और उन्होंने देखा कि इसमें 76 और 75 साल का अंतर है, यानी हर 75 और 76 साल के बाद धूमकेतु दिखाई पड़ता है। इसलिए पुनः यह धूमकेतु जो है 76 साल बाद अवश्य दिखाई देगा, इस बात का उसे विश्वास था। उसकी भविष्यवाणी भी सत्य हुई और सन 1558 ईस्वी को धूमकेतु पुनः आकाश में प्रकट हुआ। इस प्रकार हेली ने सिद्ध कर दिया कि धूमकेतु सौरमंडल का सदस्य है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने के साथ ही साथ 76 या 75 साल के बाद जो है वो आकाश में दिखाई देता है, क्योंकि उस समय वह पृथ्वी के निकट होता है। तो धूमकेतु के भाग 1 के अंतर्गत आज इतने ही प्रश्नों की मैंने चर्चा की है। बाकी प्रश्नों की चर्चा मैं धूमकेतु पाठ के भाग 2 में करूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके, वे आने वाले नए वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धूमकेतु भाग 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।